हेलो एवरीवन, मैं सतीश कुमार आप सभी का लीगल ऑनेस्ट चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो हमारा पेपर कोड है 102 भारत का संवैधानिक कानून, उसमें एक टॉपिक है संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम। इससे रिलेटेड भी 10 नंबर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा, पेपर हमारा 17 तारीख से स्टार्ट है, 17 नवंबर से। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जल्द इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्टों के नोट्स आपको मिल जाएंगे। मैं भी नोट्स बना रहा हूँ, बस मुझे अपलोड करने में अभी टाइम लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है संसदीय व्यवस्था, तो भूमिका हमें बतानी है, मतलब इंट्रोडक्शन देना पहले। भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में संसद व्यवस्था का उपबंध करता है, और जो अनुच्छेद 163 और 164 है वो राज्यों में। सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है, तथा यह ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत आदि में प्रचलित है। आइवर जेनिक्स ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था यह है क्योंकि इसमें शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट होता है। अब हम बात करते हैं संसदीय सरकार की विशेषता। इसकी क्या विशेषता है? पहली बात, नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। राष्ट्रपति नामिक कार्यपालिका मतलब विधित कार्यकारी है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी है। इस तरह राष्ट्रपति राज्य का मुखिया नामिक होता है, मतलब नाम मात्र का होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है, जो राष्ट्रपति को कार्य संपन्न कराने में परामर्श देगी। उसके परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति जो है वो बाध्य होगा। दूसरी विशेषता क्या है? बहुमत प्राप्त दल का शासन। सॉरी, जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत में सीटें प्राप्त होती है वह सरकार बनाती है। उस दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है। राष्ट्रपति करता तो है, लेकिन सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री। जब किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो दलों के गठबंधन को राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरी जो विशेषता है वो है सामूहिक उत्तरदायित्व। यह संसदीय सरकार का विशिष्ट सिद्धांत है। मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। वह एक टीम की तरह काम करते हैं और साथ साथ रहते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत इस रूप में प्रभावी होता है कि लोकसभा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर कर हटा भी सकती है, इसलिए ये लोग मिलकर काम करते हैं। फिर राजनीतिक एकरूपता। सामान्यतः मंत्रिपरिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं और इस तरह उनकी समान राजनीतिक विचारधारा होती है। गठबंधन सरकार के मामले में मंत्री सर्वसम्मति के प्रति बाध्य होते हैं। अब है दोहरी सदस्यता। कैसे? मंत्री जो होते हैं वो विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के ही सदस्य होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकता। संविधान व्यवस्था करता है कि यदि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है और मंत्री बनना चाहता है या बनता है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बन जाना होगा। छठा पॉइंट है हमारा प्रधानमंत्री का नेतृत्व। सरकार की व्यवस्था में प्रधानमंत्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता है। वह मंत्रिपरिषद का, संसद का और सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। इन क्षमताओं में वह सरकार के संचालन में एक महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका का निर्वाह करता है। फिर है निचले सदन का विघटन। संसद के निचले सदन मतलब लोकसभा को प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा विघटन भी किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले नए चुनाव के लिए राष्ट्रपति से लोकसभा विघटन की सिफारिश भी कर सकता है। इसका तात्पर्य है कि कार्यकारिणी को संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका को विघटन करने का भी अधिकार है।
8वां पॉइंट जो हमारी विशेषता है वो है गोपनीयता। मंत्री गोपनीयता के सिद्धांत पर काम करते हैं और अपनी कार्रवाइयों, नीतियों और निर्णयों की सूचना नहीं दे सकते। अपना कार्य ग्रहण करने से पूर्व वे गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। ये सारी जो पॉइंट थे ये संसदीय व्यवस्था की विशेषता थी। अब हम कुछ इसके गुण देख लेते हैं कि क्या पॉजिटिव पॉइंट है इसके संसदीय व्यवस्था के। पहली बात, विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य मतलब तालमेल होता है। संसदीय व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह सरकार के विधायी एवं कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग एवं सहकारी संबंधों को सुनिश्चित करता है। कार्यपालिका विधायिका का एक अंग है और दोनों अपने कार्यों में स्वतंत्र है। परिणाम स्वरूप इन दोनों अंगों के बीच विवाद बहुत ही कम होते हैं। फिर उत्तरदायी सरकार, अपनी प्रकृति के अनुरूप संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है। मंत्री अपने मूल एवं कार्य अधिकार कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद मंत्रियों पर विभिन्न तरीकों जैसे प्रश्नकाल, चर्चा, स्थगन प्रस्ताव एवं अविश्वास प्रस्ताव आदि के माध्यम से नियंत्रण रखता है। फिर है निरंकुशता का प्रतिषेध। इस व्यवस्था के तहत कार्यकारी एक समूह में निहित रहते हैं। यह व्यवस्था कार्यपालिका की निरंकुश प्रकृति पर रोक लगाती है, मतलब मनमाहा जो कोई काम करना चाहे वो नहीं करने देती। अर्थात कार्यकारिणी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसे अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। फिर वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था, सत्तारूढ़ दल के बहुमत खो देने पर राज्य का मुखिया विपक्षी दल का सत्तारूढ़ दल के बहुमत खो देने पर राज्य का मुखिया विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। इसका तात्पर्य है कि नए चुनाव के बिना भी वैकल्पिक सरकार का गठन हो सकता है। इस तरह डॉक्टर जेनिंग्स कहते हैं कि विपक्ष दल का नेता जो होता है वैकल्पिक प्रधानमंत्री होता है। फिर व्यापक प्रतिनिधित्व, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका लोगों के समूह से गठित होती है। उदाहरण के लिए मंत्री लोगों का प्रतिनिधि है। इस प्रकार यह संभव है कि सरकार के सभी वर्गों एवं क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो। प्रधानमंत्री मंत्रियों का चयन करते समय इन बातों का ध्यान रखते हैं। अब हम इनकी कुछ कमियों की बात करते हैं कि संसदीय व्यवस्था की क्या कमियां हैं। पहली बात, यह अस्थिर सरकार है। संसदीय व्यवस्था अस्थायी सरकार की व्यवस्था नहीं करती। इसकी कोई गारंटी नहीं कि कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। एक अविश्वास प्रस्ताव या राजनीतिक दल परिवर्तन या बहुदलीय गठन सरकार को अस्थिर कर सकता है। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर देवगौड़ा और आई के गुजराल के नेतृत्व वाली सरकार इसका एक उदाहरण है। तो मतलब अस्थिर सरकार इसमें होती है। फिर है नीतियों की निश्चितता का अभाव। संसदीय व्यवस्था में दीर्घकालिक नीतियां लागू नहीं हो पाती, मतलब लंबे समय के लिए, क्योंकि सरकार के कार्यकाल की अनिश्चितता बनी रहती है, कब सरकार गिर जाए। सत्तारूढ़ दल में परिवर्तन में सरकार की नीतियां परिवर्तित हो जाती है। जैसे 1977 में मोरारजी देसाई के समय ऐसा हुआ था। सरकार ने पूर्व कांग्रेस सरकार की नीतियों को पलट दिया। ऐसा ही कांग्रेस सरकार ने 1980 में सत्ता में वापस आने पर कर दिया। मतलब जो आप उन्होंने नीतियां बनाई थी, जब ये पार्टी सत्ते में आती है तो जो भी नीतियां बनी होती है उनको वो बदल देते हैं, अपने अनुरूप कर लेते हैं। फिर तीसरी बात है मंत्रिमंडल की निरंकुशता। जब सत्तारूढ़ पार्टियों को संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है तो कैबिनेट निरंकुश हो जाता है, मतलब मनमाना तरीके से अपना कार्य भी करते हैं और वो लगभग असीमित शक्तियों की तरह कार्य करने लगती है। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मूर भी कैबिनेट की तानाशाही की शिकायत करते हैं। इंदिरा गांधी एवं राजीव गांधी का काल भी इसका एक गवाह है, उदाहरण है। फिर शक्ति का पृथकीकरण के विरुद्ध, संसदीय व्यवस्था में विधायिका एवं कार्यपालिका एक साथ और एक अविभाज्य होते हैं। कैबिनेट जो होते हैं विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों की नेता होती है। इस तरह सरकार की पूरी व्यवस्था शक्तियों को विभाजित करने वाले सिद्धांत के खिलाफ जाती है। वास्तव में यह शक्तियों का एक मेल है। फिर अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन, यह भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। संसदीय व्यवस्था में प्रशासनिक कुशलता से प्रचलित नहीं होती, क्योंकि मंत्री अपने क्षेत्र में निपुण नहीं होते। मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री के पास सीमित विकल्प होते हैं। उसकी पसंद संसद सदस्यों तक ही प्रतिबंधित रहती है, क्योंकि वो चुनेगा किस में से, संसद में जो सदस्य है उन्हीं में से चुना जाएगा। इसके अलावा मंत्री अधिकांश समय अपने संसदीय कार्यों मतलब कैबिनेट की बैठकों एवं दल गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं।
तो दोस्तों ये जो हमारा पार्लियामेंट सिस्टम था, इसकी पहले विशेषता बतानी है, फिर इसके एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट भी बताने हैं। अगर आपने इस तरीके से एक्सप्लेन किया तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फ्यूचर में इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।